स्टूडेंट यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का आपका जो 2025 में आपका जो इस साल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो आपकी तारीख जानते ही होंगे कि 8 मार्च को आपका पेपर होगा। और ये जो बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपका आएगा। इन सभी प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिए और आने वाला जो भी वीडियो होगा उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका ये समय अब आपके पास रहने गया है। जो भी अब आपको मैटर मिले एकदम तैयार करते रहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट को ध्यान में रख के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप देखिए और उसे तैयार कर लीजिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को छांट के, जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि इन्हें तो आपको इनसे मुलाकात तो आपकी होगी ही, ये तो निश्चित है। तो चलिए सभी प्रश्न तैयार कीजिए। पहला जो आपका ये प्रश्न रहेगा वो क्या है कि कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसका अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि कोलराउस का जो नियम है यह क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता जो होती है इसके धनायनों यानी धनायनों और जो इसके ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी जो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता होगी ये, यानी किसी भी विद्युत अपघट्य यानी HCl ही मान लीजिए, तो इसकी अनंत जो तनुता है ये जो होगी वह क्या होगी, इसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं, देख रहे हैं कि H+ और Cl- में टूटता है, तो H+ और Cl- के ये क्या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये आप समझ रहे होंगे सॉरी। तो इस तरीके से यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों में उपस्थित संख्या से गुणा किया जाए तब क्या होगा, ये कोलराउस का नियम लगेगा। अब आगे क्या है, जो कोलराउस का नियम है वो यह उपयोग कहाँ आता है, कहाँ किस काम में आता है। तो कोलराउस का जो नियम है ये आपका उपयोग में आता है कहाँ, इसका अनुप्रयोग निम्नलिखित है। क्या पहला उपयोग क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। बस क्या रहेगा, ये अनंत तनुता पर क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में और दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, मोलर चालकता और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में यूज होता है कहाँ, अनंत तनुता पर। अगर आपको प्रश्न पूछे कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तो आप क्या करेंगे, और कहे कि इसकी सीमाएं भी लिखिए, तो राउल्ट का जो नियम होता है वो ये होता है कि कहता है कि अवाष्पशील, यानी इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित जो अवनमन विलयन होता है, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी ये विलेय का मान लीजिए मोल प्रभाज है तो मोल प्रभाज के बराबर है। ये देख रहे हैं कि अवाष्पशील विलेय के विलयनों के वाष्प दाब ये देख रहे हैं प्रेशर है, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में अवनमन जो ये है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो जैसे ये आपका P क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है विलयन का, ये यानी S मतलब सॉल्यूशन, यानी विलयन का क्या है, सॉल्यूशन मतलब विलयन होता है, विलयन का वाष्प दाब है। N1 क्या है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है, और ये जो है N2 क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। आगे जो है आपका राउल्ट के नियम की सीमाएं पूछा है, तो राउल्ट के नियम की क्या सीमा है, राउल्ट का नियम कब लगता है, यही उसकी सीमा होती है। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों यानी पतले विलयनों पर लागू होता है, यानी गाढ़े पर नहीं। राउल्ट का नियम जो होता है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तीसरा क्या लिखेंगे आप, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होता है उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ये बात ध्यान रहे। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि क्या होता है जब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रख दिया जाए तो क्या होगा, क्या सभी लोग हंसने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके
फास्जीन बना लेता है, यानी वो क्लोरोफॉर्म नहीं रह जाता है। तो जब देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ये ये सूर्य का प्रकाश है, इसकी उपस्थिति में अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो ये COCl2 बना लेगा, यानी CHCl3 नहीं रह जाएगा। इसमें से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक है वो निकल जाएगा। इसी COCl2 को फास्जीन बोलते हैं। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आगे देखिए, चौथा जो प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो विद्युत जो आपका विभिन्न धातु और अधातु जो होते हैं, अलग अलग धातु अधातु होते हैं, उनको उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी आयन अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में अगर रख दिया जाए तो जो श्रेणी बनेगी इसे क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। यानी जो भी धातु अधातु हैं सभी को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाए या आयनन विभव कहा, अपचयन विभव कहा जाए, इसके अगर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए, इससे अधिक ये, इसका अधिक ये, मतलब इस क्रम में अगर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए तो जो श्रेणी मिलेगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी का फायदा क्या होता है, इसका क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि अगर मतलब इसका क्या फ़ायदा है, इससे मतलब कैसे कैसे जानेंगे आप, इसका क्या गुण है? तो इसका गुण ये है कि श्रेणी में ऊपर से अगर नीचे की ओर जाएं तो अपचयन क्षमता घटती है, यानी ऊपर से जो ही नीचे की ओर आएंगे अपचयन क्षमता घटेगी, जबकि नीचे से अगर ऊपर जाएं तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, तो अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो बढ़ता जा रहा है अपचयन विभव, तो अपचयन विभव क्या होगा? क्षमता क्या होगी? तो अपचयन विभव जो होगा, नीचे जाएंगे तो अपचयन विभव आपका बढ़ता जाता है, तो अपचयन क्षमता जो होगी वह कम होती जाएगी, और अपचयन विभव जो होता है जैसे ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पहला चीज़ ये, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी जो तत्व होंगे, यानी हाइड्रोजन जहाँ पे होगा उसके ऊपर के जो सभी तत्व होंगे वो अगर अम्ल से क्रिया करा दिया जाए उनका, तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएंगे, जबकि नीचे के जो आपके तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। यानी जो नीचे हाइड्रोजन के नीचे के जो तत्व हैं अगर उनकी अम्ल से क्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रहे। अगली चीज़ क्या है कि श्रेणी के ऊपर वाला जो तत्व होगा नीचे वाले तत्व से उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी जो श्रेणी में ऊपर जो तत्व होगा वह नीचे वाला, अगर कोई यौगिक ऊपर वाले का कोई यौगिक हो और नीचे वाले का कोई यौगिक हो, तो ऊपर वाला जो होगा वह नीचे वाले यौगिक को हटा के वहाँ पे अपनी जगह बना लेगा, तो ये काम करता है। आगे जो है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर के जो सभी तत्व हैं, यानी हाइड्रोजन के ऊपर के जो तत्व हैं वो जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यदि अम्ल से क्रिया कराने पे तो हाइड्रोजन गैस बनाते ही हैं, लेकिन अगर इनकी क्रिया पानी से करा दिया जाए या भाप से करा दिया जाए तो ये तब भी क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस आप बनाएंगे, ये निश्चित है। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या होता है? ये होता है कि क्या काम, किस काम में आता है? किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में यह काम आता है कि कितना विद्युत वाहक बल है, और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने के लिए भी यह क्या होता है? जिम्मेदार होता है। यानी धातुओं की अगर क्रियाशीलता पता करनी है कि किस धातु की क्रियाशीलता अधिक है किसकी कम है, तो इसके लिए भी विद्युत रासायनिक श्रेणी काम में आती है। अगला जो प्रश्न है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो एसीटोन से ये देखिए एसीटोन है आपका, इससे क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? एसीटोन की अभिक्रिया यानी कि क्लोरीन गैस, यानी कि हैलोजन जो आपके होते हैं हैलाइड, तो उनसे और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर करा दिया जाए तो ये आपका क्या बना देगा? क्लोरोफॉर्म बना देगा, और NaCl H2O और CH3COO आपका अतिरिक्त के तौर पे, यौगिकों के तौर पे प्राप्त होगा। ये जो छठवां प्रश्न है वो ये है आपका कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं या इसका मात्रक क्या होता है? तो ये अगर प्रश्न पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा यानी व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी ये जो आपका है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये ये आपका जो म्यू है, म्यू नहीं ये रो है, ये आपका रो है, तो ये जो रो है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसका उल्टा मतलब 1/, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके बराबर क्या होता है? 1/, अगर विशिष्ट प्रतिरोध यानी उल्टा कर दिया जाए
तो क्या होगा, इसे विशिष्ट चालकता यानी के कहते हैं। तो इसे के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कप्पा कहा जाता है। और जो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब आगे अगर देखा जाए कि अभी पूछ देता है एग्जाम में कि आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। तो आणविकता और कोटि में अंतर जो होता है, तो आप 2 कॉलम बनाएंगे और आणविकता जो होगी, आणविकता में आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और जो कोटि की जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी 1/, में भी p/q के रूप में भी हो सकती है। अब अगली बात कहा जाए तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वह कभी भी 0 नहीं होती, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह 0 हो सकती है। अब अगली बात जो है, अभिक्रिया की जो कोटि और जो आणविकता है समान हो सकती है, और जो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता है वह समान हो सकती है। ये चीज़ एकदम सेम है। आगे देखिए, अगर आपको सेट जैक नियम पूछ दे तो सेट जैक नियम पर टिप्पणी पूछ देता है। ये अच्छा खासा प्रश्न है, तो अच्छी खासी टिप्पणी बनेगी इसकी। तो सेट जैक नियम इस प्रकार है। क्या कहता है सेट जैक नियम, जब कोई हैलो एल्केन 2 रीतियों से विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा 2 भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम है, तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही, यानी जो सबसे अधिक हटाई जाने वाली एल्कीन होगी, मुख्य उत्पाद होगी। इसका अर्थ ये है कि जिस एल्कीन में द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वह एल्कील मुख्य उत्पाद होगा। यही क्या है, सेट जैक नियम है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ दे कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हमेशा संक्रमण धातु जो होते हैं यह यौगिक क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक। तो अगर संक्रमण धातु अगर सामान्यतः रंगीन यौगिक अगर बनाते हैं तो इसका कारण ये होता है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी पेयर जो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसीलिए यह क्या बनाता है, संक्रमण धातु जो होते हैं वह क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगला जो है आपका मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता अगर आपको पूछ दे कि मोलर चालकता क्या है, तो इस बात का ध्यान रहे कि मोलर चालकता जो होगी आपकी वह क्या होगी। तो मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो उसके 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी उसे ही मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता को किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से दिखाते हैं। तो डेल्टा एम बराबर x × 100/c होता है। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला किसके लिए है, मोलर चालकता के लिए है। तो मोलर चालकता पे हम लोग कैलकुलेशन भी, सवाल भी लगाए हैं, ये आप देखे होंगे पिछले वीडियो में। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि नर्स समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और इसमें दिए गए संकेतों को भी स्पष्ट कीजिए। तो अब क्या है कि नर्स समीकरण होता क्या है कि E = E0 E0, या इसको आप लिख सकते हैं E सेल भी लिख सकते हैं, E0 सेल। तो ये -2.303 RT/ ये आपका क्या होता है, NF होता है। N ये N है, स्मॉल n F, और log 1/mn+ होता है। यानी अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल E है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। जो E0 या E0 है वो क्या है, आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसे E सेल भी कह सकते हैं। और जो कैपिटल R है आपका वो क्या है, गैस नियतांक है। कैपिटल T है वो परम ताप है, यानी कि हाई टेम्परेचर है आपका। स्मॉल n जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और जो F है, कैपिटल F, वो है फैराडे आपका नियतांक है। जो Mn के प्लस है वो क्या है, धातु आयनों की संख्या है। तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि दिए गए संकेतों को भी स्पष्ट कीजिए, यानी जो भी इसमें सिंबल हैं उनके बारे में भी बताने के लिए कहा था। अब आगे देखिए, अगर आपको पूछ दे कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है तो क्या समझाएंगे कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर
दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे शीशे के पीछे भी तो परत चढ़ाते हैं जिससे कि हमें चेहरा दिखाई देता है, अगर परत न चढ़ाया जाए तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। जैसे चांदी पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, तांबे पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, पीतल पे चांदी की तरह परत चढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से जो लेयर चढ़ा दी जाती है, आप देखते हैं कि लोहे पर भी स्टील की परत चढ़ा दी जाती है, तो लोग स्टील समझ के खरीद लेते हैं। तो अब क्या है कि ये जो आपका है, तो ये इसका उदाहरण क्या रहेगा, कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, या जो मैं एग्जाम्पल बताया हूँ वो भी आप इसमें दे सकते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, ये समझाइए। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का ये महत्व है कि शुद्ध विलायक के छोटे आकार के जो कण को ये क्या करता है, निकलने देता है। यानी छोटे आकार के जो कण रहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से उस पार चले जाएंगे, छन जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, जबकि विलेय के अशुद्ध बड़े आकार के जो कण होते हैं उनको बाहर निकलने नहीं देता है, वह छन के ऊपर ही पड़े रहते हैं, इस पार से उस पार नहीं जा सकते। तो यही होता है परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का महत्व। अगर पूछ दे आपको कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन से आप डीडीटी कैसे बनाएंगे। जब क्लोरोबेंजीन ये आपका है, ये दो अणु आप लेंगे इसमें, तो जब क्लोरेल से क्रिया इसकी करा देंगे क्लोरोबेंजीन की, तो ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बेंजीन है आपके क्लोरोबेंजीन, तो ये दोनों क्लोरोबेंजीन किससे जुड़ जाएंगे, CCl3 से जुड़ जाएंगे आपके, तो CCl3H से जुड़ जाएंगे, और यहाँ से दो हाइड्रोजन आपका निकलेगा, वो O के साथ मिलके H2O बना लेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन से DDT। अब यदि आपको पूछे कि लिपिड क्या है, तो और इसका पूछे कि इनका मुख्य कार्य क्या है, तो आप क्या करेंगे कि लिपिड आप बताएंगे कि वे तेल या वसा है लिपिड जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। यानी तेल और जो वसा यानी कि जो तेल घी वगैरह जो कुछ है जो किससे मिलता है हमें, जंतुओं और वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, वह उसे ही क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। तो इस तरीके से लिपिड के बारे में आप लिख देंगे, और आगे ये लिपिड के बारे में जो इसकी मुख्य कार्य कह रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कार्य हेडिंग डाल लेंगे, क्या हो जाएगा, कार्य। तो कार्य जब हेडिंग डाल लेंगे तो कार्य के बाद क्या करेंगे, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका क्या काम है लिपिड का, यानी तेल और वसा का काम, कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, और दूसरा चीज कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यानी अगर ताप क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है, तो उसे भी नियंत्रित करेगा, और जो जनन क्षमता जो होती है उसको भी नियंत्रित करता है। यानी जितना चाहिए उतना ही आपका बनाता रहेगा। आगे क्या है कि अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनाना है यदि आपको, तो ब्लीचिंग पाउडर पर जब HCl या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो आपका है CaOCl2 ये क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और जब ब्लीचिंग पाउडर पे आप H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, या यहीं पे आप HCl भी ले सकते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब आप ये क्रिया कराएंगे इसका, तो ये आपका Ca और SO4 ये दोनों आपस में मिलेंगे, CaSO4 बनाएगा, और इसके बाद H2 और O मिलके H2O हो जाएगा, और Cl2 ये गैस के रूप में इससे निकलेगी। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन गैस आपकी निकली हुई है, तो क्लोरीन गैस आपकी बन गई। तो यही क्लोरीन गैस आपको प्राप्त करना था। तो जब पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस कैसे बनाओगे, तो ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे करा देंगे, या तो हाइड्रोक्लोरिक से करा दीजिएगा, या तो H2SO4 से करा दीजिएगा। इस तरीके से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, तो ये देखिए ये Ca ये प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है, तो Ca+2 होता है, ये -2 होता है, तो CaSO4 पे 2 होता है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस, ये दोनों आपस में CaSO4 बना लिए, और यहाँ पे H2 और O मिलके H2O बना लिया, और Cl2 यानी क्लोरीन गैस आपकी बन गई। तो इस तरीके से ये वीडियो जो है वो प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर अगर आपको पूछ दे कि रीमन टीमन अभिक्रिया क्या है, तो रीमन टीमन जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या होगी कि जब रीमन टीमन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो जब फिनाल में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिनॉल है, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 मिलाकर
कास्टिक सोडा के साथ यानी कास्टिक सोडा NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए। देखिए ये हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, उसका सिंबल है। तो कितने टेम्परेचर पे? 333 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो सैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड ये है बनता है और इसी अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका जो है रीमर टीमन अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे आप ये फार्मूला लिख लेंगे और अतिरिक्त तत्वों के तौर पे आपका क्या बनता है, ये NaCl आपका बनता है और फिर H2O गैस H2O आपका यानी जल बनता है। इसके बाद आपको यदि पूछ दे एग्जाम में कि कोल्वे स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कोल्वे स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें देखिए आप समझिए कि कोल्वे स्मिट अभिक्रिया अगर आपको पूछे तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि इसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी सोडियम फिनॉक्साइड ये है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब 4 से 8 वायुमंडल दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब 398 से 413 केल्विन ताप पर यानी 398 से 413 केल्विन ताप जब दिया जाता है तो अभिक्रिया इस पर जब होगी इतने ताप पर, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे, तो अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। कौन? ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से इतने ताप और इतने दाब पर कराएंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम सैलिसिलेट ये बनाया। और जब इसकी क्रिया सांद्र HCl से कराते हैं और जब इसका अपघटन करते हैं तो ये क्या होता है, Na और Cl मिलकर NaCl बाहर हो जाएगा और H यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका क्या बना दिया? सैलिसिलिक अम्ल बना दिया। तो इस तरीके से यही जो प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल जो हमें प्राप्त हुआ है 2 स्टेप में, इसी को बोलते हैं कोल्वे स्मिट अभिक्रिया। अब यदि एग्जाम में आपको पूछ दे कि युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें फिनॉल यानी देख रहे हैं आप यहाँ पे फिनॉल है, तो ये फिनॉल है, यहाँ पे H ऐसे बाहर निकाला गया है, ये कोई जरूरी नहीं कि H बाहर निकाला जाए, ये क्रिया को दिखाने के लिए H बाहर निकाला गया है। तो इस फिनॉल को 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में यानी 30 डिग्री सेल्सियस और क्षार लिया गया इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया किससे करा दी जाए? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन ये डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करा दे रहे हैं तो क्या होगा कि ये आपका देखिए ये बेंजीन ये आपका यहाँ पे ये Cl और H निकल के HCl ये बना लिया और इसके बाद ये यहीं से आपका इसके साथ यानी N के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, ये बेंजीन डाई ये आपका डाई एजोनियम जो क्लोराइड है इससे क्या बन गया, ये दोनों क्रिया करने के बाद ये बन गया आपका ये नारंगी रंग का ये एक पदार्थ है, रंजक है, जिसे क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। तो ये आपका जो है वो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। तो ये जो मैंने बताया अभी रीमन टीमन अभिक्रिया मैंने बताया और कोल्वे स्मिट अभिक्रिया जो मैंने बताया और जो युग्मन अभिक्रिया बताया, इन दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। तो फिनॉल देखिए फिनॉल वाला जो था रीमन टीमन अभिक्रिया भी था और युग्मन अभिक्रिया दोनों में फिनॉल आपका जरूर होगा। तो उसमें फिनॉल की अभिक्रिया रीमन टीमन में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे और कास्टिक सोडा दोनों से, और इसमें फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से कराएंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें ये नारंगी रंग वाला जो है ये युग्मन, ये देखिए युग्मन का मतलब कि ये एक बेंजीन ये, तो ये दोनों आपके एक साथ हो गए तो यही आपका क्या हो गया, युग्मन हो गया, यानी दोनों एक जोड़े बन गए। इस तरीके से इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इन्हें ज़रूर तैयार करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हमें आपको ये पता चले कि आपको ये और कौन कौन से वीडियो आपको ज़रूरी हैं, कौन कौन से टॉपिक पर। तो ये वीडियो पे आप ज़रूर बने रहें इस चैनल पे, आगे आने वाले वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होंगे और तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए।